Okay, students. Yes, everyone joined. Everyone. Okay. So let us start. Students, last lecture, last lecture, we were discussing essential elements of valid contract. I hope you remember Section 10 of Indian Contract Act 1872. Essential elements of valid contract. सेक्शन 10 के हिसाब से ऐसे क्या पॉइंट्स होने चाहिए जिसको हम मौजूद होने के बाद बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या एग्रीमेंट वैलिड है। उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। लेट अस रिवाइज दैट विद इन 5 minutes। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर सेक्शन 10, okay, I am not discussing those points which are essential but not falling under section 10 that I have discussed earlier. Today we are revising section 10. So the first point we discussed was, as per section 10 of Indian Contract Act 1872, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, दो लोग हैं, उनमें से एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्ट किया ऑफर, तो ये एक एग्रीमेंट हो गया। तो पहला रिक्वायरमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि हमें सबसे पहले एग्रीमेंट चाहिए, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट, प्रॉमिस जिसको हम कहते हैं। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट हमने डिस्कस किया था कि दोनों पार्टियों के बीच में कंसंट होना चाहिए। आपको याद होगा कंसंट, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, टू पर्सन्स आर थिंकिंग इन द सेम वे एंड इन द सेम सेंस, जिसको हम कहते हैं कि दो लोगों के बीच में कंसंट है। अभी मुझे फ्री कंसंट वर्ड पढ़ाना है, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। टुडे विल बी डिस्कसिंग दैट इवन दैट न्यू टर्म फ्री कंसंट। वी डिस्कस्ड ओनली द वर्ड कंसंट। तो कंसंट होना चाहिए। आई होप आपको याद होगा, मैंने कार की एग्जांपल दी थी कि मैं बेचना चाह रहा था मर्सिडीज एंड सामने वाला सोच रहा था रोल्स रॉयस। सो वी बोथ पार्टीज वेर अंडर मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। तो यहाँ पर ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, लेकिन कंसंट नहीं था। बात जरा समझिए। सेक्शन 10 में जब हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से एक भी पॉइंट एब्सेंट है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं भूलेंगे बच्चों। आर यू गेटिंग दिस? एग्रीमेंट है लेकिन कंसर्न नहीं है, तो ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अराइज नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि द पार्टीज जो एग्रीमेंट एंटर करते हैं, दोस पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एज पर लॉ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में डिस्कस कराया था, याद होगा तो। सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा था माइनर पर्सन या बच्चे जिनको हम कहते हैं बिलो 18 ईयर्स, माइनर। माइनर। दूसरा पॉइंट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एंड तीसरा डिसक्वालिफाइड पर्सन अंडर एनी एक्ट, जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया था इनसॉल्वेंट पर्सन। द वर्ड यू नो, ओके, FI SY JC लेवल पर आपने अच्छे से पढ़ा है द वर्ड इंसॉल्वेंट, वेयर द लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट, समथिंग लाइक दैट। डेफिनेशन आपने पढ़ा ही है कि फाइनेंशियल स्थिति उसकी ठीक नहीं है एंड इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज डेब्ट। ओके, इंसॉल्वेंट पर्सन। सो इंसॉल्वेंट पर्सन डिसक्वालिफाइड अंडर द एक्ट। सो ये तीन लोगों को
कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं तो इनका किया गया कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनना, वैलिड नहीं है। तो क्या है सर, हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, बट इट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द इंडियन कोर्ट। बराबर है, यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हम केस नहीं कर सकते। आगे चौथा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि कोई भी एग्रीमेंट आप करते हो, दो लोग कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो कंसिडरेशन होना इज मस्ट। एनी एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बराबर है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं करता। सोचो ना, प्रॉमिस दे रहे हैं लेकिन कंसिडरेशन ना हो, एग्रीमेंट है लेकिन एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन ना हो, समथिंग इन रिटर्न ना हो, तो फिर ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं करेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा था कि अगर कंसिडरेशन है तो वो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लिखो। वेरी गुड प्रिया, दिशा, वेरी गुड भाविका, यस वेरी गुड, लॉफुल कंसिडरेशन, वेरी गुड स्टूडेंट्स। कंसिडरेशन होना चाहिए बट वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। वेरी गुड, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गिविंग करेक्ट आंसर, वेरी गुड, यस। पलक, सफीन, धवल, देवांशु, अभिशंकर, ओम, यस वेरी गुड। ओके तो बच्चे मैं 5 मिनट रिवाइज करवा रहा हूँ, हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था, तो थोड़ा बहुत आपको लिंक मिल जाएगा लेक्चर के आगे का। यस वेरी गुड, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। सो लॉफुल कंसिडरेशन गिव अराइज टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंडिंग भी हो एंड एनफोर्सेबल भी हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इज दैट क्लियर? यस, निक आंसर इज करेक्ट, देवांश यस। आगे नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि अलोंग विथ लॉफुल कंसिडरेशन द एग्रीमेंट मस्ट हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट। यानी आपकी आइडियोलॉजी भी एकदम लॉफुल होनी चाहिए कि किस आइडिया के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, सॉरी, किस आइडिया के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव है किसी को डिफ्रॉड करने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, चाहे फिजिकली या प्रॉपर्टी वाइज, किसी से फ्रॉड करने का, क्राइम करने का, ऐसा कोई एग्रीमेंट आप करते हो तो इसका मतलब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं है, वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट विल नेवर गिव अराइज टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके बच्चों, मैं जब से वो वर्ड यूज कर रहा हूँ नॉट वैलिड, नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए अभी हम स्पेशल वर्ड यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में, when we will be discussing types of contract. Yes, void, yes, void word, you're right, प्रिया ने आंसर दे दिया है पहले, void, ओके, यस। तो बच्चों these were the 5 points and the last point आपको याद होगा कि आपका एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट ना हो जो लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड किया हो एज अ void. That is what I have discussed in the last lecture कि if I am entering any contract with Mayur sir to commit any crime, कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट एनी क्राइम, आई होप तो स्मगलिंग वगैरह का एग्जांपल दिया था, बरोबर है, तो लॉ हमारा पहले से ही कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने चाहिए। अगर कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाएगा तो हम उसे एनफोर्स नहीं करेंगे। मैंने एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का भी एक एग्जांपल दिया था कि मैं इंडिया में कहीं पर भी जाकर कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकता हूँ, वो करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रोकने वाला अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है मुझे, तो फिर ये एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा, and therefore such contracts agreements are not valid contracts. So these were the 6 points, section 10, जिसको अभी हमने एक्चुअली theoretically थोड़ा रीड भी करना है, बट जैसे कि मैंने कहा था कि ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए शॉर्टकट में, ये आपको चैप्टर वाइज पढ़ने भी है आगे। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू।
आगे का हम और पॉइंट्स कंटिन्यू कर लेते हैं आज। उसके बाद बच्चों हमने डिस्कशन किया था अलग अलग पॉइंट्स। लेट अस नाउ स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सक्यूज मी, स्क्रीन इधर ना, स्क्रीन कहाँ से लेना। हाँ स्क्रीन अभी आएगा ना, हाँ ये। विकास को मालूम, हाँ पीडीएफ। तो उनको दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ, यस। सो student, let us discuss now types of contracts, different types of contracts now। मैं जो बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले सीएस स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। सिंस यू हैव एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स, ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। एंड इफ यू आर वेरी क्लियर विथ द कॉन्सेप्ट्स टर्म्स, यू विल बी आंसरिंग दिस 100%। ओके, सो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग डिस्कशन है ये। यहाँ अच्छा स्कोर होता है, मार्क्स कम से कम नहीं तो 2 से 3 मार्क्स तो आपको कंफर्म टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से मिल जाएंगे। ओके, एंड एज फार एज सी स्टूडेंट्स आर कंसर्न, उनको तो 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। ओके, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन पर्टिकुलर बेसिस एंड सो ऑन, एंड दे हैव टू राइट 3 to 4 lines on each by giving examples. ओके, सो इम्पोर्टेंट दोनों के लिए है। सो स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हो बच्चों, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए अलग अलग बेस है, बेसिस जिसको हम कहते हैं, अलग अलग बेस। बराबर है। सबसे पहला बेस है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वैलिडिटी, जिसको हम और भी कहते हैं एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी, मैंने पहली लेक्चर में ये वर्ड डिस्कस किया था। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब जब दो लोग एग्रीमेंट करते हैं एंड दोनों के ऊपर लीगली बाइंडिंग आ जाता है अपना अपना प्रॉमिस पूरा करने का। बरोबर है, तो उसको हम एनफोर्सिबिलिटी कहते हैं। एंड एक पार्टी, आइदर ऑफ द पार्टी, इफ फेल्स टू परफॉर्म प्रॉमिस, the other party gets legal remedy against that person, and therefore the other party can sue the party in the court. That is what we say enforceability. And this is possible only in business contracts, commercial contracts, where the intention is to create legal obligation. We have already discussed all these things. So the first basis of types of contracts which we are going to discuss is validity, enforceability. And the first point you can see on the screen is a valid contract। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी तो बच्चों हमने डिस्कस किया हो, लास्ट लेक्चर से डिस्कस करते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैज लीगल बाइंडिंग, दैट्स ऑल। जो पार्टीज एग्रीमेंट करते हैं उनके ऊपर जब लीगल बाइंडिंग आ जाती है, बरोबर है, तो उसी को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और आई कैन पुट इट इन अदर वर्ड्स ऑल्सो, एनी कॉन्ट्रैक्ट या एनी एग्रीमेंट which contains all the essential elements of section 10। अभी भी डिस्कस किया हमने, एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसर्ट होना चाहिए, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस की। सो किसी भी एग्रीमेंट में अगर सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये। ओके, नीचे देखो आप, तो आप देखेंगे तो उसका मीनिंग दिया हुआ है, देखो थोड़ा डाउन देखेंगे तो आपको नजर आएगा।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग, बाइंडिंग इसके ऊपर बाइंडिंग, दोनों पार्टीज के ऊपर, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक्स ने अगर कुछ प्रॉमिस किया है वाई को एंड उसके बदले वाई ने अगर कुछ प्रॉमिस किया है एक्स को, तो दोनों ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए बाउंड हो गए हैं बाय लॉ, बाउंड हो गए हैं बाय लॉ। शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि हमारा इंडियन कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करता है। बराबर है। एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो दूसरे पार्टी का इंटरेस्ट सेफगार्ड कौन कराएगा? हमारा इंडियन कोर्ट। ओके, फिर एक लाइन और आप देखेंगे उसी में, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल। It contains, you can read that it contains all the essential elements of valid contract. All the essential elements of valid contract. बच्चों अभी आप लॉ के स्टूडेंट्स हो, बात को जरा समझिएगा। जब मैंने रीड किया ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स all those essential elements given under section 10 and those essential elements which are not given under section 10. Are you getting my point? Yes. All the essential elements which are given under section 10 as well as which are not given under section 10. Can you give me one or two example essential elements which are not given under section 10? One or two example. Yes. Very good. Disha has given the answer. कम से कम दो पार्टी चाहिए, पढ़ा था, याद करो। Intention must be to create legal obligation. Very good. Certainty of meaning, possibility of performance, यानी कि अगर कोई एक्ट इम्पॉसिबल हो, लीगल फॉर्मेलिटीज। यस यस, वेरी गुड। लीगल फॉर्मेलिटीज में बच्चों हमने पढ़ा था कि राइटिंग में होना चाहिए सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट। यस, वेरी गुड। एंड सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है। सो बहुत ध्यान से समझिएगा वहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को किस प्रकार डिफाइन किया गया है। यस, आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स एंड ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। वेरी गुड। यस, आई एम पढ़ाई वेरी के लिए हैप्पी दैट मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। आई एम वेरी हैप्पी दैट एट दिस स्टेज young age you are understanding some part of the law. ओके, एंड अगर नहीं समझा बच्चों तो टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं हूँ। एक नहीं 10-10 बार पढ़ाऊंगा आपको। बराबर है। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके डाउट पूछते चलिए मुझे। ठीक है बच्चों, आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी। ओके बच्चों, दिस इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेट अस कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड बच्चे ये शब्द अभी जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये आने वाले ऑलमोस्ट सभी लेक्चर्स में मैं यूज करूंगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा टफ हो जाएगा, डिस्कशन लेवल थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके, अगर आप कुछ थोड़ा नोट डाउन भी करते हैं साइड बाय साइड तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, स्पेशली व्हेन आई गिव सम पार्ट सम एग्जांपल्स। तो आप नोट डाउन करेंगे तो आपको जब वापस रीडिंग करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने हमें इस प्रकार से कुछ क्लियर किया था इस बातों को। सो लेट अस डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो मुझे आई थिंक कुछ बच्चे पहले से आंसर दे रहे थे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स
डेफिनेशन आपके सामने है बच्चों, बट फिलहाल डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसको जरा समझिएगा। जब हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, okay, don't see that what is written in the notes right now. Just listen. When we see the word void, void means exactly opposite of valid. जैसे आप कहेंगे सर इनवैलिड, यस इनवैलिड, दैट इज void. void का मतलब है, void कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा एग्रीमेंट जो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं करता पार्टीज पर, एंड इसे हमारा इंडियन कोर्ट इसे सॉल्व करने में आपकी मदद नहीं करेगा। ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। बच्चों व्हेन आई यूज द वर्ड कोर्ट ऑफ लॉ, तो क्या मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ क्या? मैं क्या इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं बच्चों, व्हेन आई यूज द वर्ड कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, अपना इंडिया, भारत, कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, सो जो दो लोगों के बीच में किया गया एग्रीमेंट हमारा इंडियन कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगा, उसको सॉल्व करने में मदद नहीं करेगा, ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, अब बच्चों होता क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं आपको अब जो टर्म्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसे अभी आप इवन सीए इंटरमीडिएट एंड सीएस के नेक्स्ट लेवल पर बच्चों आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ये टॉपिक वहां पर भी आपका वेट कर रहा है। ओके, 10-15 मार्क्स वहां पर भी आपको मिलेंगे, इसलिए यहाँ जितना क्लियरली आप समझ जाओगे बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले एक होता है वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो आप लिख के रख दो कहीं, वॉइड अब इनिशियो। ओके, वॉइड अब इनिशियो, अब जिसको हम कहते हैं वॉइड अब इनिशियो। टाइप करो जो दिखेगा उनको, वॉइड अब इनिशियो, ये वर्ड लिख के रखिए। एक दो लोग टाइप करके बताइए वापस। देखो आपके नोट्स में ये फिलहाल शब्द यूज नहीं किया गया है, मैं पहले कह रहा हूँ, नोट्स मत देखिए अभी। वॉइड अब इनिशियो, वेरी गुड, वॉइड अब इनिशियो, यस यस, यस आई गॉट इट। बाकी लोगों को भी दिख रहा है मैंने क्या लिखा है? अच्छा ऐसा है क्या? वॉइड अब इनिशियो, ओके। बच्चों एक वर्ड मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ी आइडिया दी मैंने, अब मैं एक वर्ड आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जिसको आपने लिखा वॉइड अब इनिशियो। बच्चों वॉइड अब इनिशियो मतलब एग्रीमेंट जिस वक्त बनता है उसी वक्त वॉइड हो जाता है, बनते ही वॉइड हो जाता है, बराबर है, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, जैसे ही बनेगा उसी वक्त खत्म हो जाएगा वो, दैट इज कॉल्ड वॉइड अब इनिशियो। आई थिंक 2 लेक्चर पहले स्टूडेंट ने डाउट पूछा था मुझे कि सर व्हाट अबाउट एन एग्रीमेंट विथ माइनर, छोटे बच्चों के साथ अगर मैं एग्रीमेंट करूं, तो उस वक्त भी मैंने सेंटेंस वर्ड यूज किया था एन एग्रीमेंट बाय माइनर, चाहे माइनर एग्रीमेंट मेरे साथ करे या एग्रीमेंट मेड विथ माइनर, या मैं माइनर के साथ एग्रीमेंट करूं, दोनों ही केस में ये एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा, वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा।
पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ मैं एग्रीमेंट करूं तो एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो हो जाएगा। ये बनते ही वॉइड हो जाता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वॉइड अब इनिशियो। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं कुछ दो नए टर्म्स के सामने आपके सामने आऊंगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट है, एक होता है सब्सीक्वेंट वॉइड। सब्सीक्वेंट बच्चे इसका मतलब आगे चल के वॉइड। जब हम कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं, दो लोगों के बीच में जब कोई एग्रीमेंट होता है, तब वो एग्रीमेंट एकदम वैलिड रहता है। जब वो एग्रीमेंट वैलिड रहता है, लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो जाता है कि अब उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के वॉइड होते हैं, बनते हैं तब वैलिड होते हैं, लेकिन आगे चल के वॉइड हो जाते हैं, उसी को एक्चुअली हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक्चुअल मीनिंग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का वही है। आई जस्ट टेक एग्जांपल। मान लीजिए एक्स ने वाई के साथ, या एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया मैरी करने का, शादी के लिए, कि हम आने वाले दिसंबर में शादी करेंगे। किसने प्रॉमिस किया? एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया। तो बच्चे ये भी एक एग्रीमेंट हो गया। आंसर दीजिए, इस प्रॉमिस में आपको कुछ गलत लगा क्या? एक्स प्रॉमिसेस टू मैरी वाई। नहीं बच्चों, क्लियर कट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड है ये, बरोबर है। एक्स ने वाई को कहा कि हम आने वाले दिसंबर में शादी करेंगे, क्लियर कट है, वैलिड है। लेकिन नवंबर मंथ में, एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, नवंबर मंथ में यानी दिसंबर आने से पहले एक्स की डेथ हो गई। अब एक्स की डेथ होने के बाद, नाउ यू टेल मी, इज इट पॉसिबल कि अब मैरिज होके रहेगा दिसंबर में? इज इट पॉसिबल ना? नो। इसका क्या मतलब समझा आपको? कोई बताएगा इससे क्या क्या क्लियर क्या हुआ आपको? क्लियर ये हुआ बच्चों कि जब हम कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, उस वक्त वो वैलिड होता है, बट आगे चलकर इन फ्यूचर ऐसी कुछ घटना हो जाती है कि अब उस एग्रीमेंट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रहता। ऐसा जब स्थिति आपके सामने आएगा, तो उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब तक का डिस्कशन क्लियर है? उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। यस। गेट दिस पॉइंट बच्चे, यहाँ आप डाउट आता है, बहुत लोग को डाउट पूछेंगे भी आप लोग, नहीं क्लियर हो रहा तो आप डाउट पूछेंगे। फिलहाल वी आर डिस्कसिंग द वर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर आपके माइंड में डाउट आएगा, या मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, रॉन्ग आंसर देंगे तो भी चलेगा बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो लगता है आप आंसर दीजिए, ठीक है। माय क्वेश्चन इज, void agreement and void contract, void agreement and void contract, दोनों में देखो void वर्ड है, लेकिन एक में है एग्रीमेंट, एक में है कॉन्ट्रैक्ट। क्या दोनों सेम है? यस, आई रिपीट, void agreement and void contract, क्या दोनों सेम है कि डिफरेंस है? डिफरेंस है। यस। void एग्रीमेंट का एग्जांपल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, illegal contracts, contracts to commit crime,
ये वो सारे एग्रीमेंट्स हैं जो बनते ही वॉइड हो जाते हैं, ऐसे को आप वॉइड एग्रीमेंट्स बोलेंगे। एंड जो एग्रीमेंट बनता है तब वैलिड होता है, लेकिन आगे चल के कुछ प्रॉब्लम आता है एंड उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं होता, उसका हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बच्चों, मैंने अभी कुछ कहा, सबको क्लियर हुआ कि मैं वापस रिपीट करूं? बोलिए। यस। कौन? जितेन, रितेश, आशीष, अच्छा, देवाशीष, ओके। I will repeat it again for you. No, no, don't take tension. My question was very clear. जो एग्रीमेंट बनते ही वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, उसको वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, उसको वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। एंड जो एग्रीमेंट बनता है उस वक्त वैलिड होता है, बट फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसको हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब आप ऐसा कीजिए, नोट्स पे आइए, आई विल बी डिस्कसिंग दैट अगेन, डोंट टेक टेंशन। ओके, ऐसा सबको क्लियर है ही? नाउ आई एम ओनली, आई थिंक देवाशीष को क्लियर हो गया है। रितेश, should I explain it again now, yeah, or let us discuss this with example? रितेश, क्लियर हुआ नहीं हुआ? वॉइड अब इनिशियो एंड वॉइड एग्रीमेंट सेम होता है क्या? दिशा ने डाउट पूछा है। रितेश, आप ये सुनेंगे तो शायद मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। वॉइड अब इनिशियो एंड वॉइड एग्रीमेंट क्या सेम होता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बोथ आर वन एंड द सेम, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बट बट आपके नोट्स में, बच्चों, नोट्स पे ध्यान दीजिए। नोट्स में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी है, वॉइड एग्रीमेंट की नहीं। एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि दो लोग जब एग्रीमेंट करते हैं तब वो वैलिड होता है, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना पूरा नहीं होता, पहले वैलिड बाद में वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है। ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब आप डेफिनेशन को देखोगे तो आपको टेंशन आएगा शुरुआत में पढ़ते समय। सी द डेफिनेशन, वर्डिंग्स देखो। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस, सीजेस वर्ड का मतलब क्या? खत्म करना, कम्स टू एन एंड। नोट डाउन करके रखो, सीज मतलब कम्स टू एन एंड। A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. See the wordings. पढ़ते ही थोड़ा कंफ्यूजन जैसा हो जाता है, बट यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये लाइन का एक्चुअली मतलब यही है कि जब दो लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं उस वक्त तो वैलिड होता है, बट आगे चलकर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। रीजन उसका क्लियर रहता है क्योंकि वॉइड हुआ। तो सीधी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए उसको हम इंडियन कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इफ आई कंपेयर इट विथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, void contract is not enforceable by law. And I think now if you are reading these examples, अगर आप एग्जाम्पल रीड करोगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं जो
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, वो क्लियर हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, अगर वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, रीड करिए, देखिए, खुद से जरा रीड करिए। रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों, लॉ के स्टूडेंट्स को। रीड करिए एंड फर्स्ट कमेंट ऑन फर्स्ट एग्जांपल, एंड यू हैव टू टेल मी इट इज void contract और void agreement। सभी को ट्राई करना है बच्चों, रॉन्ग आंसर्स आने दो, टेंशन मत लो। टेल मी दिस इज एग्जांपल ऑफ void contract और void agreement। वेरी गुड। यस, ऑलमोस्ट एवरीवन इज गिविंग द आंसर। यस, इट इज void contract बच्चों, आप देख ही रहे हो, पढ़ रहे हो कि एक्स ने एग्री किया टू राइट बुक विद पब्लिशर। कोई प्रॉब्लम लगा क्या इसमें आपको? कुछ गलत था क्या? नहीं, सही था सब। बट आफ्टर फ्यू डेज क्या हो गया? जो ऑथर था एक्स डाइज इन एक्सीडेंट। अब डेथ हो गई, तो नाउ राइटिंग बुक इज नाउ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एम आई राइट? तो यहाँ पर लास्ट लाइन पढ़िए, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वॉइड मतलब नाउ इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यही मैंने आपको शादी वाला एग्जांपल दिया था। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर्स लिखा है, सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जरा ध्यान दीजिए और बताइए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वॉइड एग्रीमेंट है? रीड करो बच्चे, 1 मिनट दिया है आपको। किसी को जरा भी कंफ्यूजन हो रहा है, इमीडिएटली डाउट पूछेगा मेरे से। ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट अगेन। यस, प्रिया ने कहा बोथ आर वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, यू आर राइट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। कोई वॉइड एग्रीमेंट लिखेगा तो अंदर आके मारूंगा आपको, हाँ मैं। वेरी गुड। ओके, सो आई होप कि बहुत सारे बच्चों को, फिलहाल आपके बुक में दिया नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। शायद आने वाले आगे कोई पेजेस में वो नजर आ जाए हमको, तब आपको एकदम इजी हो जाएगा। आपके देखो ना, बुक ने सिर्फ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है, दे हैव नॉट डिफाइंड वॉइड एग्रीमेंट, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इवन दैट ऑल्सो। ओके, सैवियो का डाउट है, सर सेंटेंस देखकर कैसे मालूम पड़ता है? सेंटेंस देख के कैसे मालूम पड़ता है? क्या मालूम, मतलब वॉइड एग्रीमेंट है कि ये सब, कि वॉइड एग्रीमेंट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? सेंटेंस देखकर, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड सैवियो। ओके, चलो अगर मैं सैवियो से पूछूं कि मैं एग्रीमेंट करता हूं माइनर के साथ, एन एग्रीमेंट विथ माइनर, तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे? तो माइनर के साथ एग्रीमेंट बनते ही, जैसे एग्रीमेंट बनेगा, लॉ उसी वक्त उसको वॉइड ठहरा देगा। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्राइम कमिट करने का, स्मगलिंग करने का, तो इसके ऑब्जेक्टिव ही गलत हो गई। ओके, सो वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, शिवम आंसर सही है, वॉइड एग्रीमेंट है। एन एग्रीमेंट विथ माइनर इज ऑलवेज वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड अब इनिशियो। आप एग्रीमेंट विथ माइनर को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। वॉइड वर्ड यूज कर सकते हैं, बट यू कांट यूज द वर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एनीवे, आगे एक क्लैरिफिकेशन दिया है, देखो, अदरवाइज बहुत लोग बच्चे हैं ना, वो जरा वर्डिंग्स में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन दैट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। जब हम कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, मतलब देखा जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो बहुत लोग डाउट पूछेंगे ना, सर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? तो समझने के लिए ऐसा
we have to use the word contract. When I use the word contract, void agreement, in fact it is not an agreement, it is not a contract. But जब हम types of contract पढ़ते हैं तो we have to use that word purposefully. So it is not contract at all, but for the purpose of identifying it, it is has to be called as void contract. So बच्चों अभी मैं जल्दी से आंसर दे देना. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, वॉइड एग्रीमेंट में अभी भी कोई डाउट है? यस नो में आंसर दो. सेवियो क्या बोल रहे हो आप? सेवियो, आर यू सेटिस्फाइड? सेवियो नहीं समझा तो बोलो ना, क्लियर कट मैं क्लियर कर दूंगा वापस, और 2 एग्जांपल ले लूंगा चाहिए तो. ऐसा कुछ नहीं ना, आगे वैसे भी आने वाले हैं बहुत सारे एग्जांपल. ठीक. यस, नो डाउट. ओके.